हेलो बच्चों, मैं आज एक बार फिर आपके समक्ष भिवानी पब्लिक स्कूल भिवानी की हिंदी शिक्षिका उपस्थित है। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित हिंदी व्याकरण का एक उप विषय उपवाक्य और वाक्य रचनांतरण करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, पिछली वीडियो में हमने दिया था रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। ये हमारा जो ये वाला विषय है, इससे आगे चल रहा है। सरल वाक्य था जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य जिसमें दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और संयुक्त वाक्य दो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है और ये दोनों उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। एक उदाहरण देती हूं मैं इसका। रात होने पर आकाश में तारे चमकने लगे। बच्चों, अब इस वाक्य में एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय है, तो ये हुआ सरल वाक्य और इसमें एक पूर्वकालिक क्रिया भी है जिसमें इस प्रकार का उद्देश्य और विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अब हम इसी वाक्य को संयुक्त में कैसे लिखेंगे? दो समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से। इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं। रात हुई और आकाश में तारे चमकने लगे, अर्थात इसके अंदर समानाधिकरण समुच्चय बोधक जुड़ गया है। तीसरा था हमारा वाक्य मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ा जाता है, तो उसमें हम लिखते थे जैसे, जिस, ज्यों इत्यादि। जैसे ही रात हुई वैसे ही आकाश में तारे चमकने लगे। बच्चों, ये था हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद और उन तीन भेदों की पहचान। अब हम बार बार बात कर रहे हैं संयुक्त और मिश्रित वाक्य में उपवाक्यों की। अब उपवाक्य क्या होते हैं? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मिश्रित और संयुक्त वाक्य दो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनते हैं। जब ये मिश्रित और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य इन दो मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का अंग बन जाते हैं और समानाधिकरण या व्यधिकरण अव्यय से जुड़ जाते हैं, ये दो छोटे छोटे वाक्य, तब वो दो छोटे छोटे वाक्य क्या बन जाते हैं? मिश्रित या संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है, मैं दो वाक्य लिख रही हूं। उसकी बहुत बड़ी इच्छा है। ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, वह डॉक्टर बने। बच्चों, अब ये दो वाक्य हैं। अब इन दो वाक्यों को अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये वाक्य है? कोई भी वाक्य जो है पूर्ण विराम के बिना पूरा नहीं होता। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है, इससे पता चल रहा है कि ये एक वाक्य है। तो ये दो छोटे वाक्य लिखे गए हैं। अब इन दो वाक्यों को हम मिश्रित और संयुक्त वाक्य बनाएंगे, लेकिन उसका नियम क्या है कि उसके अंदर इन दो वाक्यों के अंदर को जोड़ेंगे हम किससे? समुच्चय बोधक अव्यय से। तो जोड़ते हैं बच्चों।
बहुत बड़ी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने। अब मैंने अंत में पूर्ण विराम लगा दिया। अब एक पूर्ण विराम है तो ये एक वाक्य बन गया और ये वाक्य बना है मिश्रित वाक्य। अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्यों में अब ये हमने दो छोटे छोटे वाक्य जो लिखे थे, की से पहले वाला तो बन गया एक उपवाक्य, की के बाद वाला दूसरा उपवाक्य बन गया। अब हम बात करते हैं उपवाक्य की कि मिश्रित और संयुक्त वाक्य ये छोटे छोटे वाक्य जो हैं जब योजक के द्वारा या समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा उसका अंग बन जाते हैं तो मिश्रित या संयुक्त। इसके पश्चात है उपवाक्य। उपवाक्य के तीन प्रकार के होते हैं या तीन ग्रेड भी कह सकते हैं हम। पहला है समानाधिकरण उपवाक्य, दूसरा प्रधान उपवाक्य और तीसरा है आश्रित उपवाक्य। अब हम जानेंगे कि ये उपवाक्य क्या होते हैं। समानाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य का प्रयोग हमेशा संयुक्त वाक्यों में होता है। अब समानाधिकरण उपवाक्य कहते किसे हैं? दो स्वतंत्र वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं तो वो समानाधिकरण कहते हैं। यानी जो एक वाक्य में दो उपवाक्य होंगे और वो दो उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे तो वो समानाधिकरण उपवाक्य कहलाया जाएगा। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य होंगे। दूसरा है प्रधान। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है। इस उपवाक्य की पहचान होती है कि ये किसी पर आश्रित नहीं होता। किसी पर मीन्स किसी अन्य वाक्य या उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इस पर अन्य वाक्य आश्रित रहते हैं। जैसे है मेरी इच्छा है कि तुम कल दिल्ली जाओ। अब इसमें प्रधान क्या है? मेरी इच्छा। इच्छा का होना मुख्य है। इस मेरी इच्छा या मेरी सोच पर क्या निर्धारित है कि तुम कल दिल्ली जाओ, तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य। इस प्रधान उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य भी कहा जाता है। अब तीसरा है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो अन्य उपवाक्यों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात इनके भाव और इनके अर्थ दूसरे उपवाक्यों से ही पूर्ण होते हैं। यही वाला उदाहरण ले लेते हैं। तुम कल दिल्ली जाओ। कौन कह रहा है? किस लिए कह रहा है? तो इस पर क्या आश्रित है कि किसी की इच्छा है। यहाँ पर सर्वनाम की जगह पिता हो सकते हैं, माता जी हो सकती है कि माता जी की इच्छा है कि तुम कल दिल्ली जाओ, तो ये आश्रित है किस पर? पिता या माता की इच्छा पर। तो इसलिए ये कौन सा उपवाक्य हुआ? आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों अब हमने जाना समानाधिकरण, प्रधान और आश्रित उपवाक्य कौन कौन से होते हैं। अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद इसका सेकेंड विषय है वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण। अब वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण किसे कहा जाता है? जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है तब वो वाक्य रचनांतरण, वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहा जा सकता है। परिवर्तन
कहलाता है। जब एक प्रकार के वाक्यों को हम दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित कर देते हैं तब वो वाक्य परिवर्तन कहलाता है। लेकिन उससे पहले हम एक कार्य करेंगे। हमारा एक विषय था, हमने अभी वाक्य के 3 भेद पढ़े थे। पहला है आश्रित उपवाक्य, तीसरा हमारा आश्रित उपवाक्य। ये जो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं ये 3 प्रकार के। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब हम इसकी पहचान करेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और उसके पश्चात हम रचनाकरण और रूपांतरण करेंगे। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ऐसे वाक्य या ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय की योजक जो है की योजक से आरंभ होता है। उदाहरण भी मैं ले देती हूं फिर से। आश्रित उपवाक्य जो है उसके 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। हम बात कर रहे हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य की। इसमें जब प्रधान उपवाक्य के साथ संज्ञा का कार्य कर रहा होता है तो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये आश्रित उपवाक्य की योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण है छात्र जानते हैं कि परीक्षा नजदीक है। अब इसमें संज्ञा वाक्य की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके साथ योजक अव्यय लगा है। जिस आश्रित उपवाक्य का आरंभ की योजक अव्यय से होता है वो कौन सा उपवाक्य कहलाया जाता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाया जाता है। बच्चों कई बार क्या होता है कि इस प्रकार में के वाक्यों में की योजक का लोप कर दिया जाता है तो भी उसके अंदर संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। छात्र जानते हैं परीक्षा नजदीक है और कई बार यहाँ पर कोमा लगा दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अब आप जिस वाक्य या जिस 2 उपवाक्यों के बीच में अगर कोई आपको किसी भी प्रकार का योजक अव्यय नहीं लगा हुआ दिखे तो आप उसे लगाकर देखिएगा, चाहे समानाधिकरण चाहे व्यधिकरण अव्यय लगाकर देखिएगा। अब हमें मालूम ही है कि इसके अंदर की योजक है तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य मीन्स कई बार संज्ञा आश्रित उपवाक्यों में योजक अव्यय का लोप कर दिया जाता है। लोप कर देना यानी लुप्त कर देना, हटा देना। क्लियर? इसके पश्चात है हम दूसरा भेद करते हैं। दूसरा भेद है आश्रित उपवाक्य का विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है या बताई जा रही हो तो वहां पर विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। बच्चों इनका विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम से आरंभ होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, हम सर्वनाम कर चुके हैं 1 में 7 में। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? संबंधवाचक है जो जिस, जिन और एक और है जिन्होंने।
ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इनसे आरंभ होने वाला उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। मैं उदाहरण लिखती हूँ। जो बच्चा प्रथम आया है उसे बुलाओ। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि जो जिन और जिनों में से आरंभ होने वाला उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो जो से आरंभ होने वाला उपवाक्य हुआ विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इससे अन्य वाला हुआ प्रधान, क्योंकि प्रधान का तो कोई उपभेद नहीं है। आश्रित उपवाक्यों के भी भेद होते हैं। बच्चों इसके अंदर भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो इस प्रकार का जो उपवाक्य है, जो जिस जिन, ये वाक्य में कहीं भी हो सकते हैं। आरंभ में, अंत में और मध्य में भी हो सकते हैं। ये तो हुआ आरंभ में। अब हम अंत क्या लिखते हैं? उसे बुलाओ जो प्रथम आया है। हमें बस ये पहचान रखनी है कि जो से आरंभ होने वाला उपवाक्य विशेषण होगा और उससे अन्य उपवाक्य जो होगा वो प्रधान उपवाक्य कहलाया जाएगा। अब ये जो हो गया ये अंत में लगा है और कई बार बच्चों को पजल करने के लिए बीच में भी लिख दिया जाता है। उसे जो प्रथम आया है बुलाओ। प्रधान उपवाक्य को अलग कर दिया गया है, लेकिन आश्रित उपवाक्य बीच में है। तो इससे पता चल रहा है कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो जिस और जिनों में से आरंभ होने वाला उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसके बाद तीसरा है हमारा आश्रित उपवाक्य का प्रकार या भेद। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्रिया से प्रधान उपवाक्य में जिसने प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताई जा रही होगी तो उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। बच्चों हमने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े थे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। और तब हमने जाना था कि इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। क्रिया के साथ रीति कैसे लगाकर जब प्रश्न बनाते थे तो रीतिवाचक, काल में कब लगाकर क्रिया के साथ प्रश्न बनाया जाता था तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हो जाती थी। स्थानवाचक में कहाँ और परिमाणवाचक में कितना लगाकर क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न बनाया जाता था तो पहचान होती थी कि ये परिमाणवाचक। लेकिन ये तो थे क्रिया विशेषण शब्दों के भेद। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं उपवाक्य की। तो उपवाक्य में क्या होता है, इस क की जगह ज लगा देंगे। अब जैसे, जब, जहां, जितना, इनसे आरंभ होने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चल दी। अब मैंने आपको बताया जैसे, जब, जहां और जितना से शुरू होने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है।
जैसे से शुरू होने वाला, तो ये हो गया क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। अन्य वाक्य कौन सा होगा? प्रधान। बच्चों कई बार पेपर में आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रीड करिएगा। बच्चे जल्दी जल्दी, उनको लगता है कि हमें आता है और जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, आते हुए भी अपना आंसर गलत लिख देते हैं। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य नहीं है उसे लिखो, तो बच्चे फटाफट लिखते हैं आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण। लेकिन क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा गया है प्रधान उपवाक्य के बारे में, जो आश्रित नहीं है। जो आश्रित नहीं है ऑब्वियसली वो कौन सा होगा? प्रधान उपवाक्य कहलाया जाएगा। ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण यानी आश्रित उपवाक्य के 3 भेद। अब सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये 3 प्रकार के रचना के आधार पर उपभेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर 9 भेद पढ़े थे। उन 9 भेदों को हम दूसरे वाक्यों में परिवर्तित करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से हमने रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करना है। तो वाक्यों को परिवर्तन करना रचनांतरण रूपांतरण कहलाता है। अब कौन सा वाक्य किसमें परिवर्तित हो सकता? सरल वाक्य दिया होगा, सरल वाक्य संयुक्त और मिश्रित में परिवर्तित होगा। और दूसरा अगर संयुक्त वाक्य दे रखा होगा तो वो किसमें बदल सकते हैं? एक तो मिश्रित में और दूसरा सरल वाक्यों में। अगर मिश्रित वाक्य दिया है तो हम परिवर्तित करेंगे सरल और संयुक्त। अब इसके नियम भी हैं। अगर हम सरल से संयुक्त और मिश्रित में परिवर्तित करने जा रहे हैं तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में 2-2 क्रियाएं हैं। संयुक्त वाक्य की किसी एक क्रिया को या मिश्रित वाक्य की भी किसी एक क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदल देंगे। या सरल से संयुक्त और मिश्रित में बना रहे हैं तो सरल में पूर्वकालिक क्रिया होगी। इस पूर्वकालिक क्रिया के बाद अव्यय शब्द लगा देंगे। उदाहरण है बच्चा रो रो कर चुप हो गया। ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की मैंने पहचान भी बताई थी। जब क्रिया या धातु के साथ कर प्रत्यय लग जाता है तब वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया का अभिप्राय है जो एक क्रिया बाद में हो रही है, समाप्त हो रही है, उससे पहले एक और क्रिया हो चुकी है या हो रही है, कंप्लीट हो गई है, उसके पश्चात की दूसरी क्रिया तो ये कंप्लीट हुई, तो ये हुआ सरल वाक्य। अब ये पूर्वकालिक क्रिया है तो हम इसमें से कर प्रत्यय को हटाकर हम क्या लगाएंगे? समानाधिकरण समुच्चय विभोधक अव्यय लगाएंगे। संयुक्त है बच्चा रोया और चुप हो गया, संयुक्त में परिवर्तित हुआ। मिश्रित जब बच्चा रोया तब वह चुप हो गया। तो इस प्रकार से मिश्रित दे रखा है तो मिश्रित से सरल में बनाना है, संयुक्त से सरल में बनाना है, तो इनके साथ हम कर प्रत्यय लगा देंगे तो ये वाला उदाहरण बन जाएगा। बच्चों आशा करती हूँ आप सबको ये उपवाक्य वाक्य रचनांतरण विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। जब तक हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे तब तक आप इसकी रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।